भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, इन लाइनों से आप समझ ही गए होंगे कि क्लास या जो आने वाली वीडियो है वो किस तरफ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं, ये वीडियो जा रही है पॉलिटी की तरफ, संविधान की तरफ। अब इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में 13 मई को 2025 को राष्ट्रपति महामहिम जी ने सर्वोच्च न्यायालय से कुछ प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों की संख्या है 14। उन 14 प्रश्नों में क्या पूछा गया है और उन प्रश्नों का क्या एक्सप्लेनेशन होगा वो हम जानेंगे पॉलिटी के टीचर पारस सर से। अब वो क्या कहते हैं उन प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन, साथ में बच्चे भी हैं, हो सकता है इसमें और भी प्रश्न आ जाएं, वीडियो हो सकता है लंबी जाए, तो प्लीज़ अपने नोट्स और पेन लेकर बैठें जिससे आपको सही ओपिनियन मिल सके। और वीडियो से रिलेटेड जो प्रश्न हो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और पॉलिटी से रिलेटेड किस टॉपिक के ऊपर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। तो पारस सर की तरफ लेके चलते हैं आप सभी को, और साथ में बताते हैं कि भैया जो प्रश्न किए गए हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा वो प्रश्न क्या हैं, एक एक करके सर आप उनको एक्सप्लेनेशन दें, जिससे मैनपुरी की जनता, देश की जनता जान सके कि देश में संविधान को लेकर क्या चल रहा है। विपक्ष तो वैसे ही आरोप लगा रहा है कि संविधान खतरे में। आप लोगों को क्या मानना है, क्या सच में संविधान खतरे में है? कमेंट बॉक्स में बताते रहो। बाकी का सर की तरफ लेके चलते हैं कैमरा, सर पूरे प्रश्नों का जवाब एक एक करके बताएंगे। धन्यवाद अतुल जी, इस संवैधानिक विषय पर चर्चा के लिए मुझे बुलाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे तो रखना ही चाहूँगा, पर अपने तमाम छात्र जो आज मेरे बीच में मौजूद हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि भारत देश के संविधान का जब निर्माण हुआ तो हमारे देश के संविधान के निर्माण के क्रम में हमने अपनी पूरी शक्तियों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। संवैधानिक शक्तियों को, या संविधान की जो पावर है वो अलग अलग संदर्भों में चली। अब सवाल है कि कैसे चली। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप बोर्ड की तरफ भी देखते जाएं जिससे बात समझ में आए। किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ आधारभूत चीज़ों की आवश्यकता होती। क्या कह रहा हूँ मैं? अमेरिका का, यूएस का डेमोक्रेसी मॉडल देखो आप, इंग्लैंड का डेमोक्रेसी मॉडल देखो, किसी भी दुनिया के डेमोक्रेसी मॉडल को जब हम और आप देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं हमारे मॉडल से, या हमारे मॉडल से समानता रखती हैं। तो लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ माने गए। कितने? 3। और उन 3 मजबूत स्तंभों को ही हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भी शामिल किया। सवाल है कि वो कौन कौन से मजबूत खंभे? तो लोकतंत्र का पहला और सबसे मजबूत खंभा माना जाता है क्या? कार्यपालिका। हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जिसके ऊपर कार्य के पालन कराने की जिम्मेदारी होती है। तो हमारे देश की जो भी प्रधानमंत्री है, उनकी मंत्रिपरिषद है, ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव की हैसियत से ही तो काम करती। ठीक है साहब। एक दूसरा स्तंभ माना जाता है जिसे हमने क्या कहा? विधायिका, लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर का आशय होता है कि जहां पर कानून के निर्माण की बात हो रही होती है। किसकी? और जब हम कानून के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है संसद की, क्योंकि संसद ही देश में सर्वोच्च संस्था है जो कानून का क्या करती? निर्माण। लोकतंत्र का तीसरा और सबसे मजबूत खंभा मैं मानता हूं किसे? न्यायपालिका को मानता हूं, क्योंकि जुडिशरी जो है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इनके कार्यों को भी निगरानी रखते हैं, और इसके साथ साथ देश में संविधान की न्याय व्यवस्था को बनाए रखने में भी जुडिशरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे तो लोकतंत्र के व्यवहारिक तौर पर 4 स्तंभ होते हैं। जो चौथा और सबसे मजबूत स्तंभ होना चाहिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेस और मीडिया, जिसकी भूमिका वर्तमान में थोड़ी संदेहास्पद लगने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखते हो कि प्रेस और मीडिया का झुकाव भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर बाइज्ड होने लगा है। खैर, आज चर्चा का विषय वो नहीं है। आज की हमारी चर्चा का विषय है, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जो है वो क्या है? और सिर्फ न्यायपालिका नहीं है, चर्चा के विषय में एक और सिस्टम का अंग है, और वो क्या है? अब विधायिका और न्यायपालिका के संबंधों का अध्ययन यहाँ हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो विवाद पैदा हुआ है आखिर हुआ क्यों है? क्योंकि मैं कई सारे पड़ताल करूंगा चीजों की, मामला क्यों उठा,
कब उठाया गया और किस परिप्रेक्ष्य में उठाया गया, तो एक एक करके हम बिंदुओं को देखेंगे कि मामला को क्या था और ये मामला कब उठा। एक डेट का जिक्र अतुल जी ने किया और वो डेट थी 13 मई 2025। अगर मैं इस डेट की बात करूं 13 मई 2025 की, तो इस दिन हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? हमें यहां पर यही कीवर्ड समझने हैं कि क्या क्या चीजें संवैधानिक तौर पर इस्तेमाल की गई। तो भारत देश में भारत के राष्ट्रपति के पास कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। आप कहोगे क्या क्या शक्तियां होती हैं? कार्यपालिका की शक्ति होती है, विधायी शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्तियां होती हैं, क्षमा दान करने की शक्तियां होती हैं, आपातकालीन शक्तियां होती हैं, वीटो पावर शक्तियां होती हैं, और उसी क्रम में राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक शक्ति से जुड़ी हुई है, जिसका वर्णन भारत देश के संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया। किसमें किया गया? यही चीज हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति की एक शक्ति है 143 और 143 के सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसमें एक क्लॉज आता है 1431, 143 1, और इस 143 1 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी राय देने के लिए कुछ प्रश्न भेजे गए। क्या कहा मैंने? एडवाइजरी, यानी क्या? अगर सरल शब्दों में कोई मुझसे पूछे कि क्या कहना चाहते हो आप, तो इसका सीधा सा मतलब इतना है कि राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। किस शक्ति का प्रयोग करके? और यहां दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि राष्ट्रपति परामर्श प्राप्त कर सकता है किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता। क्या नहीं होता? यानी वह किसी प्रकार के संवैधानिक नियमों में बंधा नहीं है कि वह उसका उत्तर दे ही दे। लेकिन चूंकि महामहिम राष्ट्रपति जी ने पूछा है, तो ऐसे कई ऐतिहासिक मौके आए हैं कि जहां जब जब भारत के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 का प्रयोग किया है, तब समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने उन प्रश्नों पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत करी है। बात आपके समझ में आ रही? तो इसी आलोक में हमें इस बात को समझना है कि कुछ प्रश्न पूछे गए, और किस शक्ति के तहत पूछे गए? इसका मतलब ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति हो गई, जिसका प्रयोग करके उसने कुछ प्रश्न पूछे। और किससे पूछे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पूछे, सुप्रीम कोर्ट से पूछे। और अब सुप्रीम कोर्ट अपने अनुभव के आधार पर उन प्रश्नों की व्याख्या करेगा, क्योंकि संविधान में यह वर्णित है कि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? माननीय उच्चतम न्यायालय के पास है। यानी उसके पास व्याख्या करने की, नरेशन करने की पूरी तरीके से शक्ति मौजूद है। तो मैं उन प्रश्नों की ओर अब जा रहा हूं कि क्या क्या प्रश्न महामहिम जी ने पूछे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि आखिरकार इन प्रश्नों को अचानक से ही क्यों पूछा गया। हमें उस परिप्रेक्ष्य को भी समझना पड़ेगा कि ये परिप्रेक्ष्य अचानक से आया, या इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण थे, या इसके पीछे कोई वैधानिक कारण थे, या कोई और मामला है। तो मैं आपको प्रसंग ले चलता हूं, परिप्रेक्ष्य में ले चलता हूं कि परिप्रेक्ष्य क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है। थोड़ा सा हमें पीछे चलना पड़ेगा। कहां चलना पड़ेगा? अब वो पीछे चलने का प्रक्रम क्या है? तमिलनाडु बनाम, क्या कहा? राज्यपाल मामला एक हुआ, दो पार्टियां बनी। बोर्ड पर थोड़ा सा मैं चाहता हूं दोनों पार्टियों के नाम आ जाएं। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट निकल के आई हमारी, कौन सी? तमिलनाडु। और दूसरी तरफ राज्यपाल कहां के? तो तमिलनाडु और तमिलनाडु के राज्यपाल के मध्य एक संवैधानिक विवाद की स्थिति बनी 8 अप्रैल को। कब बनी? 8 अप्रैल। और ये पूरा मामला जो था वो पहुंच गया किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सवाल है कि क्या मामला बना, वहां क्यों पहुंचा, उसके पीछे क्या कारण थे। तो
तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकलों की तरफ चलना पड़ेगा, तो समझ में आएगा कि क्या मामला था। मैं पहले आपको मामला बता देता हूं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के विषय में बताऊंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, थोड़ा सा पॉलिटी की बुनियादी नॉलेज की जरूरत है, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें केंद्रीय स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टेट स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेजिस्लेचर का ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी दोनों तरफ। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी दे रखा है और तो बोलिए, दोनों लोगों को कानून बनाने का अधिकार है। और अभी आप कहने लगे थे कि किसी एक को है, तो एक को नहीं है भैया, अधिकार जो है वो दोनों को है। केंद्र भी कानून बना सकता है और अब सवाल उठता है कि अगर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है तो क्या इसमें स्पष्ट विषयों का उल्लेख है? तो हाँ है। बाकायदा संघ सूची बनाई गई है जिसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास? बाकायदा राज्य सूची है जिसमें लिखे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। तो आप जानते हो कि संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र बनाएगा और राज्य सूची के विषय पर राज्य बनाएगा। तो तमिलनाडु भी अपने यहाँ के कानून बनाने के लिए फ्री है या नहीं है? लेकिन जब हम राज्य विधायी प्रक्रिया को समझते हैं, किसको समझते हैं, तो हमें वहां यह समझना होगा कि वहां पर एक पद है जो संवैधानिक हेड माना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? तो राज्यपाल के पास भी अपनी कुछ शक्तियां हैं। अब सवाल है कि कोई भी कानून जब कानून बनता है, चाहे वो केंद्र में बने या तो उसके पालन करने की या उसके पूर्ण होने की एक प्रक्रिया होगी। तो मैं चाहता हूं पहले आप उस प्रक्रिया को समझो कि वो प्रक्रिया क्या है राज्य के स्तर पर। मान लीजिए राज्य है। अब राज्य की खासियत यह है कि राज्य एक सदनीय और दो सदनीय दोनों हो सकता है। मान लीजिए कोई राज्य अगर दो सदनीय विधायिका को रखा हुआ है तो वहां एक क्या बन गई? विधानसभा बन गई। राज्य का दूसरा अंग क्या हो गया? और राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग क्या हो गया? तो कोई भी कानून यदि पारित होना है तो बोलो इन तीनों चरणों से गुजरकर ही तो कानून बनेगा। बोलो भाई। अब मैंने कहा कि जो प्रसंग अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जिसका संबंध किस राज्य से है, तो तमिलनाडु राज्य की विधानसभा ने कुछ विधेयकों को पारित किया। परिप्रेक्ष्य समझ लीजिए ना, क्या पारित किए? कुछ विधेयक। विधेयक का मतलब क्या होता है? एक तरीके से क्या, जब तक विधेयक शब्द का प्रयोग किया जाता है तब तक कानून शब्द नहीं बोला जाता, क्योंकि विधेयक कानून तब बनते हैं जब उस पर अंतिम तौर पर राज्यपाल क्या कर दे? हस्ताक्षर। तो थोड़ा सा मैंने कहा ना कि सबके बूते की क्लास है भी नहीं है और सब लोग समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा। यहां पर पूरे संविधान की व्याख्या की चर्चा चल रही है। एक संविधान का कोई एक कोना पकड़ के क्लास नहीं चल रही है कि हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ लें या न्यायपालिका की शक्तियां पढ़ लें। आप देखो, राष्ट्रपति की भी बात हो रही है, राज्यपाल की भी बात हो रही है, विधायी शक्तियों की भी बात हो रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की भी बात हो रही है, और उन चीजों की भी बात हो रही है जिसकी सीधी बात देश के संविधान में वर्णित नहीं है। क्योंकि यहां पर आज जब क्लास खत्म होगी तो मैं एक नए बहस और विवाद को भी जन्म देने वाला हूं। न्यायिक सक्रियता क्या इस देश के लिए उचित है या नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होने जा रहा है भविष्य के लिए। अब मैंने कहा कि कानून तमिलनाडु राज्य के विधायक ने विधेयक प्रस्तुत किया, विधानसभा ने उसे क्या कर दिया? विधान परिषद ने भी उसे क्या कर दिया? अब वो विधेयक कहां गया? अब आपको पहले जानना होगा कि क्या राज्यपाल विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। तो हमें पहले राज्यपाल की शक्तियों को समझना होगा। तो हम समझिए कि धन और वित्त विधेयकों के मामले में राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। क्या होता है? अन्य विधेयकों के मामले में राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि वह अपने पास उन विधेयकों को रख सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या किसी मामले में अगर केंद्र और राज्य के हित प्रभावी हो रहे हो तो ऐसे मामलों में उसे राष्ट्रपति के परामर्श के लिए भी अपने पास सुरक्षित रख। अब यहीं से विवाद शुरू हुआ और यहीं से ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ कि क्योंकि देश के संविधान में राज्यपाल कितने समय के लिए विधेयक को अपने पास लंबित कर सकता है, ऐसा कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है।
तो ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयकों को पारित होना कठिन हो जाता था। तो ऐसे ही 10 विधेयक तमिलनाडु सरकार के जब राज्यपाल ने पारित नहीं किए तो वहां की सरकार इस मामले को कहां ले गई? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास, और उनसे कहा कि राज्यपाल हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। और वहां सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया किसका? न्यायिक सक्रियता का। किसका? और मान्य आधारों के आधार पर, किस आधारों पर? मान्य आधारों के आधार पर समय सीमा की गुंजाइश जो नहीं थी, उस समय सीमा की गुंजाइश को भी वहां पर बता दिया गया और यह बताया गया कि हम इनमें से कुछ विधेयकों को पारित करते हैं। अगर राज्यपाल 3 माह से अधिक समय तक के लिए भी विचार विमर्श नहीं कर पा रहा है तो ऐसे विधेयकों को पारित मान लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करा दिया और वो विधेयक क्या हो गए, लेकिन यहां पर एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह समय सीमा के स्पष्ट वर्णन का ना होते हुए भी वहां कोई टाइम बाउंडिंग कर दे? क्या ये न्यायपालिका का विधायिका के कार्यों में दखल नहीं है? जबकि ऐसी स्पष्ट व्याख्या किसी प्रकार की कहीं पर भी वर्णित नहीं है। अब मुझे लगता है आपको इन प्रश्नों के पूछे जाने का संदर्भ समझ में आ गया कि ये प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या क्या प्रश्न थे। मैं एक एक करके आपके सामने क्या रखता हूं प्रश्न जो माननीय राष्ट्रपति जी ने देश की सर्वोच्च न्यायालय से पूछे। 14 प्रश्न हैं। कितने? 14। प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न तो तभी समझ में आएंगे जब इतनी बात बता दी मैंने। प्रश्न से ही समझ जाएंगे आप पहले वाले। पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास क्या संवैधानिक विकल्प उपलब्ध हैं? सवाल समझ में आया? आया सवाल समझ में? मैं दोबारा बोलता हूं, बिल्कुल सिंपल भाषा का सवाल है। संविधान की आर्टिकल 200 के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत? तो जो आर्टिकल 200 है, 200 भारत में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई विधेयक जब राज्यपाल के सामने आ रहा है तो उनके पास क्या संवैधानिक विकल्प मौजूद है, यानी उन विधेयकों पर राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं। पहले से ज्ञात कारण हम जानते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया कि राज्यपाल क्या क्या कर सकता है। क्या क्या कर सकता है बताइए? मंजूरी दे सकता है, मंजूरी से इनकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अपनी व्याख्या के लिए उसे रोक सकता है और राष्ट्रपति के परामर्श प्राप्त करने के लिए भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। ये संवैधानिक विकल्प है। अब सवाल है कि यही सवाल क्यों पूछा? क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या ने राज्यपाल के अधिकारों में कटौती करी है ना, कि राज्यपाल ने जिन विधेयकों को मंजूरी प्रदान नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं से आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति है 142, उस 142 का इस्तेमाल करते हुए मान्य सहमति प्रदान कर दी। क्या प्रदान कर दी? यानी अपने मन से उन्हें क्या कर दिया? सहमति दे दी, जबकि वह कार्य किसका है? विधायिका का। और वो काम कर किसने दिया? न्यायपालिका ने। तो कहीं ना कहीं संविधान की जो मूल भावना है कि जहां कार्यपालिका अपना काम करेगी, विधायिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका अपना काम करेगी, कहीं ना कहीं उसमें ये मतैक्यता की स्थिति नहीं बन रही। क्या ये न्यायिक सक्रियता का उदाहरण नहीं है? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सब अपने अपने कार्यों को करें, उससे बेहतर खूबसूरत लोकतंत्र का निर्माण होगा। लेकिन अगर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इनके कामों में दखलंदाजी प्रारंभ हो गई तो कहीं ना कहीं इसका अंतिम तौर पर नुकसान देश के लोकतंत्र को होगा।
तो कह सकते हैं सीधे रूप से कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में जा रहा है आने वाले समय के लिए, अगर ऐसे ही हस्तक्षेप होता रहा तो। नहीं अतुल जी, यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि लोकतंत्र खतरे में तो नहीं जा रहा, मैं ये तो नहीं कह रहा, क्योंकि न्यायिक सक्रियता की खासियत क्या है कि अगर जनता के हित के लिए न्यायिक सक्रियता की जा रही है तो उसका बेहतर स्वरूप निकल कर आता है। लेकिन इसमें एक लक्ष्मण रेखा जैसी स्थिति बनती है और पता नहीं लगता कि कब वह रेखा के आप उस पार पहुंच जाते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि विश्वास और एटीट्यूड जो है उसके बीच एक बारीक धागे का अंतर होता है। आत्मविश्वास और घमंड, इसके बीच में बारीक अंतर होता है और हम कभी पता नहीं कर पाते कि हम किस धागे के उस पार पहुंच जाते हैं और कभी इस पार। जस्टिस पीएन भगवती का मैं उल्लेख करूंगा आपको के सामने, जिन्हें हिंदुस्तान में न्यायिक सक्रियता का जनक कहा जाता है, जिन्होंने संविधान को संकट से बचाने के लिए न्यायिक सक्रियता का इस्तेमाल किया पहली बार। कि देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री जब बड़े पैमाने पर संविधान में संशोधन करना चाह रही थी, ऐसी परिस्थितियों में वहां न्यायिक सक्रियता पहली बार प्रयोग की गई, जहां पर संविधान की मूलभूत व्याख्या की बात की गई। किसकी बात की गई? यहां से कोई प्रश्न आ रहा था? सर, राज्यपाल ने जब अपने क्वेश्चन परामर्श के लिए राष्ट्रपति के पास दिए थे, तो सर ऐसे तो राष्ट्रपति के उसमें भी हनन होता है उनका। सर परामर्श के लिए राज्यपाल ने अपने क्वेश्चन दिए थे राष्ट्रपति के पास, तो सर राष्ट्रपति ने उसका परामर्श दिया नहीं था क्या? देखिए, तो बढ़िया प्रश्न बढ़िया है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श प्राप्त करने के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखता है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो राष्ट्रपति है वह केंद्र सरकार से बना हुआ व्यक्ति है, मंत्रिपरिषद से बना हुआ व्यक्ति है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही निर्णय लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें संवैधानिक संकट खड़े होने की स्थिति बन रही। अब सवाल है कि यहाँ संविधान की क्या व्याख्या की जाए, क्या ये देश हित में है या नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय तो पहले ही कह चुका, अंतिम व्याख्या हम ही करेंगे। बिल्कुल, ये उनका अधिकार भी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह न्यायिक अवमानना का मामला बन जाएगा। ये इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इसमें ज़्यादा बहुत बोल भी नहीं जा सकती। राष्ट्रपति की शक्तियों का हनन हो रहा है इसमें थोड़ा सा। इसे बिल्कुल ऐसे नेगेटिव नहीं ले जाना है, आप समझिए मतलब बात को। यहाँ पर राष्ट्रपति ने अभी अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद डाल दी। अभी इसकी क्या नहीं आई, व्याख्या नहीं आई, तो अभी हम लोग किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। पहला प्रश्न आपके समझ में आया? अगला प्रश्न, क्या अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक प्रस्तुत होने पर राज्यपाल सभी उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से बाध्य है? जो बात अभी मैंने कही ये दूसरे प्रश्न में आ गई निकल के, यानी वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या राज्यपाल बना हुआ है मंत्रिपरिषद की सलाह पर? इसका उत्तर भी कौन? आप उत्तर सुप्रीम कोर्ट को देना है उत्तर इसका, हम और आप उत्तर देने वाले कौन है? क्योंकि इनकी स्पष्ट व्याख्या अभी संविधान में वर्णित नहीं है। तीसरा प्रश्न देखिए, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का उपयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है नंबर 3। क्या कहा कि जहां पर भी वह अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर रहा है, कौन? राज्यपाल। मान लीजिए राज्यपाल ने किसी विधेयक के मामले में किसका प्रयोग किया? तो जब उसने स्वविवेक का प्रयोग किया और कोई निर्णय लिया, क्या लिया? तो आप सब जानते हो कि देश के संविधान में एक आर्टिकल है जहां सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति प्राप्त है। कौन सी शक्ति? कौन सा आर्टिकल? वन 143 न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की। चलिए, सवाल के आलोक में अगर बात रखी जाए तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ ये पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर राज्यपाल अपने विवेक का कहीं प्रयोग कर रहा है
तो क्या वह समीक्षा के दायरे में आएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर न्यायिक समीक्षा का इस्तेमाल कर सकता है? वैधानिक प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या संविधान का अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबंध है? क्योंकि संविधान में बहुत जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी निर्णय राज्यपाल के द्वारा लिए जाते हैं, उन राज्यपाल और राष्ट्रपति दो ऐसे पद माने गए जो संवैधानिक पद होते हैं पूरी तरीके से, और इन्हें बहुत सारी चीजों से मुक्ति प्राप्त है। तो अगर हम इनको इन बाउंड्रियों में फंसा देंगे तो क्या ये व्यवस्था जो बनाई गई है ये ठीक प्रकार से चल पाएगी? पांचवा प्रश्न देखिए। संवैधानिक समय सीमा और राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के तरीके में अनुपस्थिति में क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए समय सीमा और तरीकों को न्यायिक आदेशों के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? जैसा कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया कि समय सीमा का अगर पालन नहीं हुआ, अगर आपने अपनी मौखिकता में कह दिया कि 3 माह हो गए और अभी तक राज्यपाल ने कोई क्या नहीं लिया निर्णय, तो क्या न्यायिक आदेशों से अब तय होगा कि कौन सा विधेयक पारित होगा और कौन सा विधेयक पारित नहीं होगा? आप समझ नहीं रहे हैं। यहाँ कार्यपालिका और विधायिका ने मिलकर एक फंदा बनाया है जिसमें बहुत सारे प्रश्न डाल दिए किसके पाले में, और जिन प्रश्नों का न्यायपालिका को क्या देना है जवाब। अब आप समझिए कि वैधानिकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी उत्तर देगी उससे पूरी व्याख्याएं बदल सकती हैं। प्रश्नों की प्रकृति से समझ में आ रहा होगा आपको। अगला प्रश्न देखिए। संवैधानिक ढांचे के आलोक में क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत पारित आदेश जो राष्ट्रपति या राज्यपाल को अनुच्छेद 201 या 200 के तहत अपनी शक्तियों को विशेष तरीके से उपयोग करने का निर्देश देते हैं, क्या वे स्वीकार्य है? क्या संवैधानिक शक्तियों का उपयोग और राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों का अनुच्छेद 142 के तहत किसी तरीके से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? अगर आप सारे प्रश्नों को एक लाइन में जोड़ने की कोशिश करें तो तमिलनाडु केस में, कौन से केस में? केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किया है उससे कुछ व्याख्याएं पैदा हो गई नई। इस केस का जिक्र मैं इसलिए कर सकता हूं कि इसमें निर्णय आ चुका है या निर्णय दिया जा चुका है। अब क्या निर्णय दिया जा चुका है वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि क्या बात निकल के आई है। क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित मान्य सहमति, एक नया शब्द सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है जो अब तक संविधान में मैंने कभी नहीं पढ़ाया, क्योंकि ऐसी कहीं व्याख्या मौजूद नहीं थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में भी इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक नया शब्द निकाला था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा था? वहां पर भी न्यायिक सक्रियता का इस्तेमाल था, लेकिन वहां न्यायिक सक्रियता का प्रयोग इसलिए किया जा रहा था कि इमरजेंसी के दौरान बड़े पैमाने पर संविधान में संशोधन कार्यपालिका के द्वारा और विधायिका के द्वारा कराए जा रहे थे। और वहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के हर पॉइंट को बदला नहीं जा सकता। इसीलिए तो अवधारणा निकाल कर लाए गए काय की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के कुछ हिस्सों में किसी प्रकार का परिवर्तन और संशोधन। अब सवाल पूछा गया था उस समय भी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के द्वारा कि संविधान के मूलभूत ढांचे क्या क्या है, और तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या गजब का जवाब दिया था। कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, गणतांत्रिक प्रक्रिया, समाजवादी नजरिया, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, ये संविधान की मूलभूत स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें क्या है, संविधान के मूलभूत ढांचों के अंतर्गत आती हैं, जिनकी व्याख्या कोर्ट समय समय पर करता रहेगा। तो यहां तुम्हें एक बात और समझ लेनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं कि सभी 14 प्रश्नों के क्या दे,
बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि वो एक आध प्रश्नों के उत्तर दे और बाकी प्रश्नों को लेकर कह दे कि इसकी व्याख्या कोर्ट नरेशन के आधार पर समय समय पर करती। तो जो नया प्रिंसिपल तमिलनाडु मामले से निकला, आपको क्या सीखना है वो समझिए कि तमिलनाडु बनाम केंद्र सरकार मामला या सुप्रीम कोर्ट में एक सिद्धांत निकला जिसे हमने क्या नाम दिया? मान्य सहमति, डीम्ड असेंट अंग्रेजी में, DEEMED। असेंट मतलब होता है एक तरीके से सहमति, ASSENT। ये कंसेप्ट निकल कर आया है डीम्ड असेंट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय 142 के तहत शक्तियां उन आदेशों को जारी करने तक विस्तारित होती हैं जो संविधान लागू और कानून के मूलभूत प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत हों। ऐसी व्याख्या निकल के आ रही है इससे, और इसी आलोक में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे लगता है आप पूरी घटना को शायद कंक्लूड कर पा रहे होंगे कि बात है क्या। तमिलनाडु राज्य में किसी विधेयक को क्या कराना है? पारित। विधेयक जिस प्रक्रिया में पारित होगा संवैधानिक नियमों में उसी प्रक्रिया में पारित होगा, लेकिन विधेयक लंबित रह गया, और विधेयक अगर लंबित रहा है तो उसमें एक भूमिका किसकी है? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं राज्यपाल की शक्ति है विधेयक को रोके रखना, तभी तो रोक पाया। अब विधेयक अगर राज्यपाल ने रोका है तो उसमें सीधा कौन इन्वॉल्व हो गया? क्योंकि जो विधेयक राज्य के लिए रोके जाते हैं उसमें राष्ट्रपति का परामर्श प्राप्त करने की वजह से रोके जाते हैं। तो चूंकि मामला जब यहां अटक गया तो तमिलनाडु सरकार ने इस पूरे मामले को देश की सुप्रीम कोर्ट में उठाया। कहां उठाया? और सुप्रीम कोर्ट ने बहस व्याख्या करने के दौरान यह बात कह दी कि अगर राज्यपाल एक निश्चित टाइमलाइन तक किसी मामले में अपनी मंजूरी नहीं दे रहा है तो ऐसे विधेयक क्या कर लिए जाएंगे? डीम्ड एसेंट मान लिए जाएंगे कि हाँ राज्यपाल की क्या है? सहमति है, क्योंकि 90 दिन से ज्यादा मामला हो गया। तो इससे क्या निकला सिद्धांत? मान्य सहमति का, कि भैया राज्यपाल के लिए आपने समय सीमा तय कर दी, जबकि ऐसी समय सीमा का स्पष्ट तौर पर कोई वर्णन नहीं है। तो अब केंद्र सरकार को ऐसा लगा कि क्या ये नई व्याख्या है, क्योंकि अंतिम व्याख्या करने का अधिकार भी किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करवाया गया, और वो भी कौन सी? और इस 143 का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने इसी आलोक में क्वेश्चन बनाए जिसमें तीनों लोगों की शक्तियां पूछी। किन किन की? पहली, राज्यपाल की विधेयकों को पारित कराने के संदर्भ में। शक्तियां पूछी किसकी? कि राष्ट्रपति के पास परामर्श आए तो वो क्या करें। और शक्तियां और किसकी पूछी? सुप्रीम कोर्ट की। क्या सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की व्याख्याएं कर सकता है? अब शायद समझ में आई होगी बात। और जो ये प्रश्न है ये 14 प्रकार के, ये इसी क्रम में पूछे गए, इसीलिए इसमें बार बार आर्टिकल प्रयोग हो रहे हैं। कौन से? 200, 201, 141, 142, 143, 361, कुछ मामलों में 368 न्यायिक पुनर्विलोकन और सारी शक्तियों का प्रयोग यहाँ हो रहा है। अब कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो पूछें। राज्यपाल के पास वीटो पावर थी तो उसके तहत मतलब नहीं दीजिए मंत्री को क्या अपना ले कर सकते हैं? ये वीटो पावर है। राज्यपाल की वीटो शक्ति के तहत ही तो उसने विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लिया है। लिखा है ना संविधान में लिखा, बिल्कुल बढ़िया। यही तो सवाल है कि संविधान में जो लिखा है वही तो किया उन्होंने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि लिखा ठीक है, लेकिन हम एक नई बात ले आए। क्या? कि तुमने लिखा है अपने पास सुरक्षित रख लिया, लेकिन हमने तो मंजूरी दे दी ना। तो यही तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा है कि क्या ऐसे विधेयकों पर न्यायिक फैसलों के आधार पर मंजूरी मिलेगी। अब एक क्वेश्चन ये भी है ना। संविधान में लिखा ही नहीं है तो न्यायपालिका चलाएगी। ये आप थोड़ा सा ये समझिए
कि कानून की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। कि न्याय की अंतिम, संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करेगा? ये निर्णय भी किसने किया? तो इसीलिए बड़े प्यार से हम उनके पास कुछ प्रश्न पूछने गए हैं कि साहब, ये जो बातें आपने करी हैं अभी, ये ऐसे ही होंगी या इसमें कुछ परिवर्तन होगा? अब 5 जजों की बेंच बैठेगी, वो बताएगी कि बातें ऐसी ही हैं या इसमें कुछ परिवर्तन है। तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते, इंतजार करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या व्याख्या लेकर आती है, और जो भी व्याख्या ले आएगी उसके बाद उस पर व्याख्या की जा सकती है। मतलब इसका एक सेकंड पार्ट आना पड़ेगा। जब भी आएगा तब आएगा जब हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसलों को देखेंगे। तब तक आपके लिए क्या गृह कार्य है कि आप राज्यपाल की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, इन सारी शक्तियों को देखें एक समानांतर क्रम में और समझने का प्रयास करें कि संविधान किन आधारों पर चल रहा है। सर, अगर कुछ ऐसे बिल होंगे जिसमें लोगों का हित हो और जब फिर भी वो पारित नहीं हो पा रहे, तो सर कुछ ऐसे बिल, ये कि हम सब समझते हैं कि राज्यपाल इत्यादि यदि किसी विधेयक को रोकते हैं तो वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफदारी करने के क्रम में रोकते हैं। तो कई बार जनता के हित के विधेयक भी रोक दिए जाते हैं। ऐसा इस देश का 75 सालों के इतिहास में कई बार रहा। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री लंबे समय तक किसी राज्य के क्या रहे? मुख्यमंत्री। उनके कई विधेयकों को मुख्यमंत्री रहने के दौरान पारित नहीं होने दिया गया। आप जानते हो, ऐसा आज भी होता है कि विपक्ष में जिनकी सरकारें होती हैं उनके विधेयकों को लंबित कराया जाता है। शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट समय समय पर न्यायिक सक्रियता का इस्तेमाल करती है। तो हो सकता है इसमें जनता का हित भी सुनिश्चित हो, लेकिन इसके बावजूद हमें समन्वय दृष्टिकोण रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कर्तव्यों में पृथक्करण होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि न्यायिक सक्रियता हद से आगे बढ़ जाए, जो एक भविष्य के लिए संवैधानिक संकट की स्थिति बन जाती। मैं इतनी ही बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सर, जैसे संविधान में कुछ भी बोलना होता है तो सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे ही तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ मतलब बर्डन तो मतलब कानून तो बनाना ही पड़ेगा ना, तभी तो कुछ मतलब कह सकते हैं। ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते ना बर्डन। हाँ, तो बात वर्णन की नहीं है गुड़िया सौम्य यहाँ पर। बात ये है कि उन्होंने कानून बनाया नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले जो होते हैं वो डिक्री के समान कार्य करते हैं। काय की तरह, यानी उनकी स्थिति भी कानून की समान होती है। किसके समान? इसीलिए उन्हें अभिलेख न्यायालय कहते हैं। इसीलिए तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। मान लीजिए विदेश जाने का अधिकार कोर्ट में कहीं पर संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन व्याख्या में निकल कर आया कि वह मौलिक अधिकार का क्या है, हिस्सा है, तो आज हम उसे मौलिक अधिकार मानते हैं ना, क्योंकि ऐसा कोई कानून तो अभी मौलिक अधिकार में जुड़ा नहीं। तो समय समय पर आप जानते हो कोर्ट जो है वो अपनी व्याख्या करता है और उस नरेशन को ही देश में कानून की तरह माना जाता है। जैसा मेनका गांधी ने किया था विदेश मेनका जाने के गांधी लिए। बना भारत संघ मामला। बिल्कुल सही भैया, ये थी पूरी क्लास, पूरा एक्सप्लेनेशन 14 प्रश्नों को लेकर। कुछ प्रश्नों का सर ने क्वेश्चन आंसर सब कुछ जो समझ में आया वो बता दिया। बाकी तो सर्वोच्च न्यायालय ही चीज़ों का सही से उत्तर देगा। सबको इंतज़ार है उसका, आप लोगों को भी इंतज़ार होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताओ, आप लोग यदि सुप्रीम कोर्ट की बेंच में होते, क्योंकि मैं आशा करता हूँ भविष्य में आप भी शायद जाके पहुँचे, तो आप लोग क्या डिसीजन लेते, इन प्रश्नों के लेकर क्या उत्तर होते आपके? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। जुड़े रहिए, वीडियो को एंजॉय लीजिए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अतुल यादव हर्ष जी के साथ द जनता तंत्र। जय हिंद, जय भारत।